measures of central tendency। एकदम खत्म टाइप बच्चा जो कोई चैप्टर नहीं करके जाता इसको जरूर करके जाता है एग्जाम में और राइट भी करके आता है। आप लोग के सिलेबस का दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस। इसके अंदर में हम लोग को 3 सेगमेंट के बारे में बात करना है, मीन, मीडियन एंड मोड। ये 3 सेगमेंट है अपने पास, वन इज मीन, द अदर इज मीडियन एंड द थर्ड वन इज मोड। नाउ सबसे पहला बात ये कि ये एक चैप्टर जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है ये स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर है, ठीक है ना। और स्टैटिस्टिक्स पढ़ने से पहले हम लोग को इसका जो एकदम स्क्रैच लेवल है, एकदम बेसिक लेवल है, वहां से इसके बारे में बात करना है कि सर स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। स्टैटिस्टिक्स के अंदर में अपने पास में सबसे पहले तो इसका डेटा के बारे में अपने बात करेंगे। स्टैटिस्टिक्स में जो अपने को डेटा दिया होता है ना, ये डेटा होता है, इसको डाटा डाटा मत कीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग गांव का बच्चा की तरह इसको डाटा डाटा मत कीजिएगा, पता नहीं आप लोग को कौन डाटा, बट इन इंग्लिश द प्रोनाउंसिएशन इज डेटा। तो अपने को स्टैटिस्टिक्स में जो डेटा दिया हुआ रहता है वो 3 कैटेगरी का होता है। एक होता है इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा है डिस्क्रीट सीरीज एंड द थर्ड वन इज ग्रुप सीरीज। इसको एकदम हम लोग स्क्रैच से इसके बारे में बात करें, एकदम बेसिक्स जो क्लास 6, 7, 8, 9 में तुम लोग पढ़ते हुए आया है। तो सबसे पहला है सर इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज सर क्या होता है? इंडिविजुअल सीरीज मतलब अपने को खाली वैल्यूज दिया हुआ रहेगा 1 2 3 4 7 9। ये इंडिविजुअल जो वैल्यूज अपने को दिया हुआ है इसको हम लोग इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं। द सेकेंड वन इज डिस्क्रीट सीरीज। सर डिस्क्रीट सीरीज वो होता है जिसमें x एंड f का वैल्यू दिया हुआ होता है। x का वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5, इसका जो फ्रीक्वेंसी है 1 2 4 1 7। तो सर डिस्क्रीट सीरीज का मतलब अपने को x का वैल्यूज दिया हुआ है एंड उसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। नाउ इसके थोड़ा सा इन डेप्थ लेवल में जाते हैं कि ये x क्या है और ये फ्रीक्वेंसी क्या है। मान लीजिए x यहाँ 1 बोला, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी 1 है, यानी कि 1 एक बार आया, x का वैल्यू 2 है और फ्रीक्वेंसी 2 है, मतलब यहाँ पे 2 दो बार आया है। x का वैल्यू 3, इसका फ्रीक्वेंसी 4 है, का मतलब 3 यहाँ पर 4 बार आया हुआ है। तो सर x मतलब द वैल्यूज एंड फ्रीक्वेंसी मतलब द नंबर ऑफ टाइम्स अ गिवन डेटा इज रिपीटेड। मतलब कितना ठो है, हिंदी में जिसको हम लोग ठो बोलते हैं। एक कितना है सर? एक। सर 2 कितना है? 2। 3 कितनी बार आया सर? 4 बार। 4 कितनी बार आया? 1 बार। 5 कितनी बार आया? 7 बार। तो इस तरीके से अपने को कोई भी चीज का इंट्रिंसिक लेवल को समझना है, उसके इंडेप्थ लेवल को समझना है। खाली क्वेश्चन मिल गया उसको सॉल्व कर दिए, एफ होता क्या है एक्चुअली पता ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी मतलब द नंबर ऑफ टाइम्स अ गिवन डेटा इज रिपीटेड। 1 कितनी बार है सर? 1 बार। 2 कितनी बार है सर? 2 बार। 3 कितनी बार है सर? 4 बार। 4 कितनी बार आया सर? 1 बार आया है। और 5 कितनी बार आया? 7 बार। क्लास 7, 8, 9 में तुम लोग बनाया होगा टैली मार्क, तो तुम लोग गिन गिन के वहां पे बनाता होगा 1 2 3 4 और ये 5 का बंडल। तो उस तरीके से फ्रीक्वेंसी अपने काउंट करके इसका बनाते हैं। और इस तरीके का डेटा यदि दिया हुआ होता है तो इसको हम लोग डिस्क्रीट सीरीज के अंडर में पुट करते हैं। तो सर इंडिविजुअल सीरीज मतलब अपने को खाली वैल्यूज दिया हुआ है 1 2 3 4 7 9 इस तरीके से। डिस्क्रीट सीरीज मतलब अपने को x का वैल्यूज दिया हुआ है और उसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स अ गिवन डेटा इज रिपीटेड। द नेक्स्ट इज ग्रुप सीरीज। ग्रुप सीरीज के अंदर कैटेगरी 2 आता है। एक आता है ओवरलैपिंग, जिसको हम लोग कंटिन्यूअस बोलते हैं, ओवरलैपिंग ग्रुप सीरीज, जिसका दूसरा नाम है कंटिन्यूअस ग्रुप सीरीज। द सेकेंड वन इज नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप सीरीज, जिसको हम लोग डिसकंटिन्यूअस ग्रुप सीरीज भी बोलते हैं। सर ये ओवरलैपिंग क्या होता है और नॉन ओवरलैपिंग क्या होता है, इसको अपने समझते हैं। मान लीजिए क्लास इंटरवल आपको दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। इफ इट इज एन ओवरलैपिंग, इसका मतलब 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30,
30 से 40, 40 से 50। इसका फ्रीक्वेंसी अपने को यहाँ दिया हुआ है 1 2 4 2 7। नाउ इसको हम लोग ओवरलैपिंग क्यों बोलते हैं उसको समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे सर 10 है और यहाँ पर भी 10 है, तो ये ओवरलैप कर रहा है। यहाँ पे 20 है और यहाँ पे भी 20 है, यहाँ पे 30 है और यहाँ पे भी 30 है, यहाँ पे 40 है और यहाँ पे भी 40 है। इसीलिए इसको ओवरलैपिंग बोला जाता है, कंटिन्यूअस बोला जाता है, बिकॉज द चेन इज नॉट ब्रोकन। सर नॉन ओवरलैपिंग कैसा होता है देखिएगा, 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50। फ्रीक्वेंसी है 1 2 2 7 1, इस तरीके का दिया हुआ है। सर इसको अपने नॉन ओवरलैपिंग या इसको डिसकंटिन्यूअस क्यों बोलते हैं? यहाँ देखो वैल्यू क्या है सर 10 और यहाँ क्या है 11, क्या ये ओवरलैप कर रहा है? नहीं सर, इसीलिए ये नॉन ओवरलैपिंग है। यहाँ देखो क्या है 20 और यहाँ पर क्या है सर 21, क्या ये ओवरलैप कर रहा है? नहीं सर। यहाँ पे 30, यहाँ 31, क्या ये ओवरलैप कर रहा है? नहीं सर। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं नॉन ओवरलैपिंग या फिर डिसकंटिन्यूअस ग्रुप सीरीज। बट ये नॉन ओवरलैपिंग को हम लोग ओवरलैपिंग बना सकते हैं, एडजस्टेड क्लास इंटरवल के नाम से उसको पुकारा जाएगा। सर नॉन ओवरलैपिंग को ओवरलैपिंग कैसे बनाते हैं? ये जो नॉन ओवरलैपिंग है इसको ओवरलैपिंग कैसे बनाते हैं? इसके लिए अपने को एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना पड़ता है। सर ये एडजस्टमेंट फैक्टर क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ द प्रीवियस क्लास। लोअर लिमिट यानी कि सर 11, अपर लिमिट यानी कि 10। लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ द प्रीवियस क्लास। क्या है सर ये? लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ द प्रीवियस क्लास। कितना आया सर यहाँ पर 1। तो ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। तो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट करके जो आएगा उसको डिवाइड बाई 2 कर देना। सर ये आएगा 0.5। तो एडजस्टमेंट फैक्टर क्या होता है सर? लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ द प्रीवियस क्लास। 11 माइनस 10 इज 1, डिवाइड बाई 2 विच इज 0.5। नाउ ये जो 0.5 है इसको हम लोग लोअर लिमिट में से माइनस करेंगे एंड अपर लिमिट में प्लस करेंगे। सर लोअर लिमिट में माइनस करेंगे मतलब इन सब में से माइनस करना है 0.5 को, और अपर लिमिट में प्लस करना है मतलब इन सब में इसको प्लस करना है। तो सर यदि इनमें माइनस करना है तो 1 माइनस 0.5 इज 0.5, 10 प्लस 0.5 इज 10.5, 11 minus 0.5 is 10.5, 20 plus 0.5 is 20.5, 21 minus 0.5 is 20.5, 30 plus 0.5 is 30.5। इस तरीके से नीचे का पूरा अपने फिल कर लेंगे फटाफट। सर ये जो अब इंटरवल्स आया अपने पास, ये जो क्लास इंटरवल्स आया इसमें देखिए ये कंटिन्यूअस है क्योंकि मैच कर रहा है। सो दिस इज द सिस्टम बाय व्हिच वी कैन कन्वर्ट अ नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप सीरीज इनटू एन ओवरलैपिंग ग्रुप सीरीज यूजिंग एन एडजस्टमेंट फैक्टर। तो सर स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करने से पहले मेरे को ये डेटा पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल सीरीज कैसा होता है, क्या होता है, डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है, कैसा होता है, ग्रुप सीरीज का दोनों सब कैटेगरी। तो इससे क्या होगा कि जब मीन का फॉर्मूला, मीडियन का फॉर्मूला, मोड का फॉर्मूला में हम लोग आएंगे तो हर सीरीज के लिए एक अलग पैटर्न है, और जैसा सीरीज दिया हुआ रहेगा, जैसा डेटा दिया हुआ रहेगा, उसके हिसाब से हम लोग फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन। सबसे पहला हम लोग मीन के बारे में बात करते हैं। मीन क्या होता है? बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं एवरेज। एवरेज क्या था सर? एवरेज था सम ऑफ द क्वांटिटीज डिवाइडेड विद द नंबर ऑफ क्वांटिटीज।
तो सर एवरेज क्या होता है? एवरेज मतलब सम ऑफ द क्वांटिटीज डिवाइडेड विद द नंबर ऑफ क्वांटिटीज। मतलब कि मान लीजिए आप लोग को एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, आपको नंबर्स दे दिया 1 2 4 7 9, बोला इसका एवरेज निकालो। एवरेज का मतलब मीन होता है, एवरेज का मतलब मीन ही होता है, एवरेज का मतलब मीन ही होता है, मीन और एवरेज सेम है। तो सम यानी कि 1 + 2 + 4 + 7 + 9 डिवाइडेड विथ 5। तो सर ये पांचों को अपने ऐड करेंगे डिवाइडेड विथ 5, दैट इज सम ऑफ द क्वांटिटीज डिवाइडेड विद द नंबर ऑफ क्वांटिटीज। यही बचपन में जो हम लोग एवरेज करते थे, इसी को अब हम लोग हायर क्लासेस में मीन बोलने के, मीन के नाम से पुकारते हैं। इट्स ऑल दी सेम। तो सर मीन का मतलब क्या होता है? मीन का मतलब होता है एवरेज, नियर मिडल वैल्यू। मतलब इन सबको ऐड करके जब अपने डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 1 से लेके 9, कंसेप्चुअली चीज को समझना, हमको फॉर्मूला से कोई मतलब नहीं होता, हमको कंसेप्ट से मतलब होता है। एवरेज का मतलब क्या होता है, मीन का मतलब क्या होता है, वो हम समझा रहे हैं। 1 से लेके 9 जो मेरा डेटा है, मेरा जो आंसर आएगा वो नियर मिडल वैल्यू होगा, 1 से 9 के इन बिटवीन कोई वैल्यू होगा। जनरली आप लोग बोल सकते हैं कि 1 से 9 का मतलब 5 के आसपास मेरा आंसर आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एवरेज एंड दैट इज कॉल्ड मीन। और यहां पर इसको हम ऐड कर लेते हैं 1 + 2 + 4 + 7 + 9 डिवाइड बाई 5। तो ये आ रहा है सर 4.6। हम आप लोग को क्या बोला, यदि मेरा मिनिमम वैल्यू 1 है और मैक्सिमम वैल्यू 9 है, इसका मतलब मेरा आंसर 1 और 9 के इन बिटवीन कहीं आएगा, मिडल के आसपास। तो 1 और 9 के बीच में यदि अपने 5 को मान के चलते हैं तो 5 के आसपास आंसर आएगा, दैट इज कॉल्ड योर मीन, दैट इज कॉल्ड योर एवरेज। कभी कभी क्या होता है, बच्चा लोग एवरेज निकाल रहा है, 1 से 9 है मिनिमम मैक्सिमम, और उसका आंसर आ गया 9.6। तो 9.6 बाबू जी तुम्हारा आंसर आया, मतलब 200% तुम रॉन्ग है। तो कभी भी सम जब सॉल्व करोगे तो ये चीज का ध्यान रखना कि सम में एक्चुअली हम लोग कर क्या रहे हैं। तो जो आंसर आता है ना, या सम जब चलते होता है, तुम लोग मेरा बहुत सारा वीडियोस में भी देखा होगा, सम चलते चलते हम एक पॉइंट पे रोक देता है क्योंकि उस सम के बारे में हम सोच रहे हैं। मेरे को ऐसा एट द बैक ऑफ द माइंड आता है दिमाग में कि भाई ये सम गलत दिशा में जा रहा है, क्योंकि इसका आंसर इस तरीके से नहीं होना चाहिए, क्योंकि वी नो द कंसेप्ट। तो इफ योर आंसर इज बिलो 1 और अबव 9 और बहुत ज्यादा 1 के नजदीक है या 9 के नजदीक है, इसका मतलब हम लोग का आंसर गलत जा रहा है। क्योंकि मीन का मतलब क्या होता है? मीन का मतलब होता है सर नियर मिडल वैल्यू, मिडल के थोड़ा आसपास ही रहता है, मिडल से बहुत ज्यादा दूर नहीं होता है। एंड इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी। यदि मान लो 1 के आसपास का फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी लिखे हैं ना, 1 के आसपास का फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा है तो वो 1 के पास अट्रैक्ट हो जाएगा। यदि मान लो नीचे का वैल्यूज के पास फ्रीक्वेंसी यदि ज्यादा है तो वो नीचे का वैल्यूज के पास अट्रैक्ट हो जाएगा। और यदि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, थोड़ा बहुत आगे पीछे है कोई बात नहीं, बट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, so it will give you the near middle value. So you have to keep all these things in mind, and while solving the sum you have to keep focusing on the concept of the chapter rather than on just solving the sum and getting the answer from the back. पीछे का आंसर से खाली मैच करने का काम नहीं है, सम सॉल्व करते समय सम के बारे में हम लोग को सोचना है। ओके सर, अब स्टार्ट करते हैं एक एक करके सम। एकदम स्लो मोशन में चलाएंगे, सिलेबस का मेरे को कोई पैनिक नहीं है। नंबर 1, the marks obtained by 12 students in a monthly test are 11, 19, 7, 13, 18, 21, 09, 05, 20, 17, 16, 21. Find number 1, the mean of their marks. The mean of their marks. Number 2, the mean of their marks when the marks of each student are increased by 3. थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। द मार्क्स obtained by 12 स्टूडेंट्स, टोटल 12 बच्चा है तो 12 बच्चे का मार्क्स है यहाँ पर। फाइंड द मीन ऑफ देयर मार्क्स, मतलब क्या है, इन लोग का मीन निकालना है।
तो सर हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे, मीन, सर ये क्या लिख दिया आप, ये मीन का सिंबल है एक्स बार, इसको अपने क्या बोलते हैं, एक्स बार, दिस इज द सिंबल ऑफ मीन। फॉर्मूला सिग्मा एक्स बाई एन, सर ये सिग्मा एक्स मतलब सम ऑफ दीज वैल्यूज, सिग्मा मतलब सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स, तो सिग्मा एक्स का मतलब है सर सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स, इनको अपने को ऐड करना है 11 प्लस 19 प्लस 7, देखो हम बीच का लिख नहीं रहे हैं, लास्ट वाला सीधा 21 डिवाइड बाई नंबर ऑफ क्वांटिटी, सर नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना है सर 12, तो इन सबको अपने को ऐड करना है, इन सबको अपने को 12 से डिवाइड करना है, ऐड करने से सर 177 आएगा, डिवाइड बाय 12 करेंगे 14.75, सो दिस विल बी योर आंसर फॉर मीन, द मीन ऑफ देयर मार्क्स। नंबर 2 में अपने को क्या पूछा है सर, दिस वाज नंबर 1, नंबर 2 में अपने को पूछा है the mean of their marks when the marks of each student are increased by 3, टोटल कितना स्टूडेंट्स है सर 12, हर बच्चे का यदि मार्क्स 3 से बढ़ेगा, टोटल 12 बच्चा है, तो कितना बढ़ेगा उन लोग का सम, अपना फॉर्मूला तो यही है ना, पुराना सम है सर 177, पुराना सम कितना है सर 177, हर बच्चे का 3 मार्क्स यदि बढ़ेगा तो 12 बच्चे का यानी 36 मार्क्स, 3-3 करके यदि 12 स्टूडेंट्स लोग का इंक्रीज होगा तो 12 3 36 मार्क्स विल इंक्रीज, डिवाइड बाय 12 कर देंगे, अपने नंबर ऑफ क्वांटिटी तो उतना ही है, स्टूडेंट्स तो 12 ही है अपने पास, 177 प्लस 36 इज 213, कितना आ रहा है सर 213, डिवाइड इट विथ 12, कैलकुलेट करने से 17.75 आएगा एंड दिस विल बी योर आंसर। नाउ यहां पर एक पॉइंट अपने को ध्यान रखना है, पुराना मीन कितना था 14.75, नया मीन कितना आया 17.75, कितना से बढ़ा सर 3 से बढ़ा है 3 मार्क्स, मतलब ये कि एक प्रॉपर्टी है मीन का, सर क्या प्रॉपर्टी है, यदि अपने हर बच्चे का मार्क्स को, बोलने का मतलब है यदि अपने हर नंबर को एक गिवन नंबर ए से यदि इंक्रीज करेंगे एज इट वाज इन द सम, हर बच्चे का मार्क्स 3 से बढ़ाया गया, तो मेरा जो नया मीन है दैट विल बी ओरिजिनल मीन प्लस 3 हो जाएगा, 14.75 प्लस 3 करने से आएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर बच्चे का मार्क्स यदि ए से अपने डिक्रीज किए, हर बच्चे का मार्क्स को अपने 3 से यदि डिक्रीज करते चले जाएंगे तो जो नया मीन है दैट विल बी ओरिजिनल मीन -3 हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी है एंड इट कैन बी सीन एनीवेयर, आप कहीं पर भी अप्लाई कर दीजिएगा, यदि आपका आंसर मैच नहीं करे तो आज तक जितना पैसा दिया सारा वापिस हो जाएगा, this is a property and it can be applied anywhere. Sir, point number 4, यदि अपने सारा नंबर को a से यदि मल्टीप्लाई करें तो जो अपना नया मीन है that will be original mean into 3 हो जाए, into a हो जाएगा, into a हो जाएगा, ठीक है सर, यदि अपने सारा नंबर को a से डिवाइड करें तो जो मेरा नया मीन है, माई न्यू मीन इज इक्वल टू ओरिजिनल मीन डिवाइड बाई ए हो जाएगा, मतलब क्या है सर कि यदि अपने सारा नंबर्स को 3 से इंक्रीज करेंगे तो नया मीन विल बी ओरिजिनल मीन प्लस 3, 3 से डिक्रीज करेंगे सारे नंबर को तो न्यू मीन विल बी ओरिजिनल मीन -3, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नया मीन में क्या, कैसे निकालेंगे नया मीन को, ओरिजिनल मीन में इंटू 3 कर देंगे, यदि a से डिवाइड किए मतलब कि 3 से डिवाइड किए तो न्यू मीन विल बी ओरिजिनल मीन डिवाइड बाय 3, सो दिस इज अ प्रॉपर्टी व्हिच कैन बी यूज्ड एनीवेयर एंड एवरीवेयर, बट इस सम में अपने को सॉल्व करने बोला था तो अपने सॉल्व कर लिए एंड मेरे को पीछे से आंसर चेक करने का जरूरत नहीं है, व्हाई, बिकॉज मेरा ये जो आंसर आया उसमें +3 करने से ये आ रहा है, मतलब मेरा दोनों करेक्ट है, सो इट इज सेल्फ वेरीफाइड, वी डोंट हैव टू सी द आंसर फ्रॉम द बैक। Moving to the next sum on this,
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है द मीन ऑफ 7 वेरिएट्स इज 12। 7 वेरिएट है, इसका मीन क्या है सर? 12। इफ 6 of them are 5, 13, 9, 17, 14 and 10, comma, find the 7th variant. सर क्या है इसमें? मीन ऑफ 7 वेरिएट्स। सर नंबर ऑफ वेरिएट्स कितना है अपने पास इसके अंदर? 7। इन लोग का मीन कितना है सर? 12। द मीन ऑफ 7 वेरिएट्स इज 12। इसको यदि अपने फॉर्मूला में यूज करें, ये बचपन वाला फॉर्मूला, तो यहां से सिग्मा एक्स का वैल्यू आएगा 12 7 84। दिस इज सम ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स। द मीन ऑफ 7 वेरिएट्स, 7 वेरिएट का मीन दिया हुआ था 12, इसमें से सिग्मा एक्स निकाल दिए, सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स कितना है सर? 84। इफ 6 ऑफ देम, 6 ठो अपने को यहाँ दे दिया, फाइंड द 7th वेरिएट। तो एक काम करते हैं, सम ऑफ 6 वेरिएट्स, ये जो 6 वेरिएट्स है इनका सम निकालते हैं। इट विल बी 5 + 13, दिस गोज ऑन अप टिल 10। ये 6 का सम अपने यहाँ पे निकालेंगे, इस 6 का सम आएगा सर 68। तो एक बात बताइए ना, 7 वेरिएट है, 7 को प्लस करके 84 आ रहा है, उसमें से 6 को प्लस करके 68 आ रहा है, तो 7th वेरिएट विल बी 84 - 68। 84 - 68 करने से सर 16 आएगा। सो 7th वेरिएट जो है वो 16 है। सर बहुत ही सिंपल सा सम्स था, 7 वेरिएट का मीन दिया हुआ था, सिग्मा एक्स निकाल लिया अपने यहाँ से, 7 वेरिएट को ऐड करके 84 आ रहा है, जिसमें से 6 को ऐड करने से 68 आ रहा है। सो द 7th one will be 84 - 68, which is equal to 16, and this will be your answer. Okay sir, moving to the next sum on this. Sum number 3. The mean height of 8 students. The mean height of 8 students is 152 centimeter. 2 more students of heights 143 centimeter and 156 centimeter join the group. Join the group. What is the new mean height? थोड़ा ध्यान से सुन के समझने का कोशिश कीजिएगा इसको। The mean height of 8 students, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सर 8 है, इन लोग का मीन 152 है। ठीक है सर, नंबर ऑफ स्टूडेंट 8 है, इन लोग का मीन 152 है। 2 more students of height 143 and 156 join the group. What is the new mean height? सर बचपन वाला फॉर्मूला x bar इक्वल टू सिग्मा x by n, यानी कि 152 इक्वल टू सिग्मा x by 8, सिग्मा x इक्वल टू 152 into 8। 152 into 8 करने से सर 1216 सेंटीमीटर आ रहा है। मतलब सर 8 बच्चा लोग जो है ना, ये 8 बच्चा लोग का सम ऑफ दी हाइट है 1216। 2 नया बच्चा आया तो उन लोग का जो हाइट है वो इसमें अपने ऐड कर देंगे। सो न्यू सिग्मा एक्स, ठीक है ना, न्यू सिग्मा एक्स विल बी 1216 प्लस 143 प्लस 156। तो इन दोनों को अपने क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। दिस विल बी 1515। नाउ न्यू वैल्यू ऑफ एन, पहले कितना बच्चा था सर 8, अभी 2 नया बच्चा आया तो टोटल बच्चा कितना हो गया 10। नाउ न्यू एक्स बार इक्वल टू न्यू सिग्मा एक्स by new value of n, 1515 by 10, which is 151.5 centimeter, and this will be your answer. तो सर क्या किए, अपने पास 8 बच्चा लोग का मीन हाइट था, उससे अपने क्या किए, सिग्मा एक्स निकाल दिए, मतलब उन लोग के हाइट का सम निकाल दिए। 2 नया बच्चा आया, उनका हाइट को ऐड कर दिए,
पहले 8 बच्चा था, अब 2 और ऐड हो गया तो टोटल 10 बच्चा हो गया। तो नया x बार निकालना है, तो जो नया सिग्मा x डिवाइडेड विद द न्यू वैल्यू ऑफ n, इसको इससे डिवाइड कर देंगे एंड विल गेट द x बार का वैल्यू। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस, क्वेश्चन नंबर 4। In an examination, comma, the mean of marks scored by a class of 30 students, was calculated as 58.5. Later on, it was detected that the marks of one student was wrongly copied as 57 instead of 75. Find the correct mean. थोड़ा सा ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही सिंपल सा सम है। In an examination, the mean marks scored by a class of 30 students. Number of students 30 है, इन लोग का मीन है सर 58.5। बचपन वाला फॉर्मूला 58.5 इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई 30। यहां से मेरे को सिग्मा एक्स मिल जाएगा 58.50 इंटू 30, 58.5 इंटू 30 करने से 1755 आ जाएगा। ठीक है सर, ये था अपना sigma x, sum of the values of x. Later on, it was detected that the marks of one student was wrongly copied as 57. गलती से आप 57 ऐड करके इसको ले आए instead of 75। तो जो करेक्ट सिग्मा x होगा 1755 में 57 एडेड है ना, तो उसको माइनस कर दो इंस्टेड ऑफ 75। मतलब कि मेरे को 75 को ऐड करना था, गलती से 57 ऐड हो गया, तो 57 को माइनस कर देंगे, 75 को ऐड कर देंगे। 1755 1755 माइनस 57 प्लस 75 is 1773. This is your correct sigma x. Now नंबर ऑफ क्वांटिटी सर उतना ही है, क्योंकि एक को माइनस करके एक को प्लस कर दिए, तो नंबर ऑफ क्वांटिटी 30 का 30 ही है। एक माइनस हुआ तो 29, फिर एक प्लस हुआ तो वापिस 30। नाउ x बार इक्वल टू करेक्ट सिग्मा x डिवाइडेड विथ n, तो 1773 डिवाइड बाय 30 is 59.10 and this will be your answer।